कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। कविता नंबर 1, वर्ष ही जलद। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। उत्तर: नदी, समुद्र। 2. निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। 1. संतों की सहनशीलता, खल के बचन संत सह जैसा। 2. कपूत के कारण कुल की हानि, जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। 3. तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है। बटु समुदाय, दादुर, सज्जनों के सद्गुण, तालाब में जल भरना। प्रश्न 4, जोड़ियां मिलाइए। असमूह: दमकती बिजली, नौ पल्लव से भरा वृक्ष, उपकारी की संपत्ति, भूमि की। बसमूह: दुष्ट की मित्रता, साधक के मन का विवेक, शशि संपन्न पृथ्वी, माया से लिपटा जीव। उत्तर: दमकती बिजली, दुष्ट की मित्रता, नौ पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की, माया से लिपटा जीव। प्रश्न 5वां, इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द। बादल, जलद, पेड़, बिटप, ग्रह, पतंग, पौधा, अर्कजवास, उपग्रह, मही, पत्ते, पात। प्रश्न क्रमांक 6, प्रस्तुत पद्यांश की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। जवाब: घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घनमाही, खलकई प्रीति जथा थीर नहीं। बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर भयंकर गर्जना कर रहे हैं। श्री राम जी कह रहे हैं कि ऐसे में सीता के बिना उनका मन भयभीत हो रहा है। बिजली आकाश में ऐसे चमक रही है जैसे दुष्ट व्यक्ति की मित्रता स्थिर नहीं रहती, कभी वह बनी रहती है और कभी टूटने के कगार पर पहुंच जाती है। बादल धरती के नज़दीक आकर बरस रहे हैं। उनका यह व्यवहार ठीक उसी प्रकार लगता है जैसे विद्वान व्यक्ति विद्या पाकर विनम्र हो जाते हैं। बादल भी जल के भार से झुक गए हैं और पृथ्वी के नज़दीक आकर अपने जल से प्राणियों को तृप्त कर रहे हैं। पहाड़ों पर वर्षा की बूंदों की चोट पड़ रही है, पर पहाड़ चुपचाप शांत भाव से यह आघात उसी प्रकार सहते जा रहे हैं जैसे संत लोग दुष्टों के कटुवचन सह लेते हैं और उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। उपयोजित लेखन। कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुवचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। उत्तर: एक छोटा सा गांव था। वह गांव जंगल के पास में बसा हुआ था। एक व्यक्ति रोज रोज उस गांव से जंगल में बकरियों को चराने ले जाता था। एक दिन वह जंगल में बकरियों को चरा रहा था, तभी उसने देखा कि एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियों को काट रहा था। उस लकड़हारे को देख ही रहा था, तभी उसकी नज़र लकड़हारे के पास में स्थित एक सांप पर पड़ी जो कि काला सर्प था, जो बहुत ही जहरीला था। उस व्यक्ति ने लकड़हारे को आवाज़ भी दी, लेकिन लकड़हारा लकड़ी काटने में इतना व्यस्त था कि उसने आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे सांप उस लकड़हारे के पास जा पहुंचा। वहां पर कुछ लोग और भी थे, लेकिन किसी ने भी लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं की। लेकिन उस व्यक्ति ने पास जाकर उस सांप की पूंछ को पकड़कर दूर फेंक दिया। इस तरह से लकड़हारे की जिंदगी बच गई। तभी वहां पर उपस्थित सभी लोग पास आए। उन्होंने उस व्यक्ति की तारीफ की और उस लकड़हारे ने भी उसको धन्यवाद कहा। सभी लोगों ने उस व्यक्ति से उसके बारे में पूछा कि तुम कहाँ से हो, किस गांव से हो, तुम्हारा धर्म क्या है। तभी उस व्यक्ति ने बताया कि
परहित सरिस धर्म नहीं भाई। उस व्यक्ति की बात सुनकर सभी लोग शर्मसार हो गए, क्योंकि वह सभी डर की वजह से उस लकड़हारे को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जबकि उस व्यक्ति ने आगे बढ़कर उस लकड़हारे की जान बचाई और अपने खुद की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। वास्तव में दूसरों का हित करने से बढ़कर दुनिया में कोई भी धर्म नहीं होता। पाठ दूसरा, दो लघुकथाएं। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। गर्मी की विशेषताएं। उत्तर: भीषणता, अंगारे सी तपन, लू चलना, उमस होना। प्रश्न दूसरा, उत्तर लिखिए। मौसम ऐसा था, लिजलिजा, घुटन भरा। प्रश्न तीसरा, कारण लिखिए। 1. युवक को पहले नौकरी न मिल सकी। कारण, युवक को पहले नौकरी न मिल सकी क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार रिश्वत का बोलबाला था। 2. आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। कारण, आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया क्योंकि भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद दी थी। प्रश्न क्रमांक 4, कृति पूर्ण कीजिए। लेखक के मन परिवर्तन के कारण। अच्छे होटलों में रुकना, गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करना, बड़ी दुकानों में दाम पूछे बिना खर्च करना, पहाड़ों पर घूमने में हजारों रुपए खर्च करना। प्रश्न 5वां, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं। रुके हुए कार्य करवाना, दबी हुई फाइलें निकलवाना, टलती हुई पदोन्नति करवाना, रोकी गई नौकरी प्राप्त करना। अभिव्यक्ति: भ्रष्टाचार एक कलंक विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर: भ्रष्टाचार का अर्थ है दूषित आचार या जो आचार बिगड़ गया हो। आज हमारे जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है। आए दिन नेताओं के भ्रष्टाचार के समाचार आते रहते हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में कितने नेता जेल काट रहे हैं। ये जनता के पैसे हड़प कर गए, पर इन्हें शर्म तक नहीं आती। आज हमारे देश में तेजी से भोगवादी संस्कृति फैल रही है। लोगों में रातों रात धनवान बनने की लालसा जोर पकड़ रही है। चारों ओर धन बटोरने के लिए धोखाधड़ी, छल कपट किए जा रहे हैं। अपनी भौतिक समृद्धि बढ़ाने के लिए लोगों ने भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना लिया है। छोटे से छोटे काम के लिए लोगों को रिश्वत का सहारा लेना पड़ता है। शिक्षा का पवित्र क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया है। लोगों में देशभक्ति और कर्तव्यनिष्ठा की भावना घटती जा रही है। भ्रष्टाचार राष्ट्रीय जीवन के लिए अभिशाप बन गया है। हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। भ्रष्टाचार एक कलंक है, इस कलंक को मिटाना जरूरी है। हम सबको इसके लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने की ज़रूरत है। भाषा बिंदु। 1. अर्थ के आधार पर निम्न वाक्यों के भेद लिखिए। 1. क्या पैसा कमाने के लिए गलत रास्ता चुनना उचित है? भेद। प्रश्नवाचक वाक्य। 2. इस वर्ष भीषण गर्मी पड़ रही थी। विधानवाचक वाक्य। 3. आप उन गहनों की चिंता न करें। निषेधवाचक वाक्य। 4. सुनील, ज़रा ड्राइवर को बुलाओ। आज्ञावाचक वाक्य। 5. अपने समय के लेखकों में आप किन्हें पसंद करते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। 6. सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया। विधानवाचक वाक्य। 7. हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं। विस्मयाबोधिक वाक्य। 8. काकी उठो भोजन कर लो। आज्ञावाचक वाक्य। 9. वाह कैसी सुगंध है।
विस्मयाबोधिक वाक्य। 10. तुम्हारी बात मुझे अच्छी नहीं लगी, निषेधवाचक वाक्य। 2. कोष्ठक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों में अर्थ के आधार पर परिवर्तन कीजिए। 1. थोड़ी बातें हुई, निषेधार्थक वाक्य, थोड़ी भी बातें नहीं हुई। 2. मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य, क्या मानो इतना ही बोल सकी। 3. मैं आज रात का खाना नहीं खाऊंगा, विधानार्थक वाक्य, मैं आज रात का खाना खाऊंगा। 4. गाय ने दूध देना बंद कर दिया, विस्मयार्थक वाक्य, अरे गाय ने दूध देना बंद कर दिया। 5. तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, आज्ञार्थक वाक्य, तुम अपना ख्याल रखो। 3. प्रथम इकाई के पाठों में से अर्थ के आधार पर विभिन्न प्रकार के 5 वाक्य ढूंढकर लिखिए। उत्तर। 1. करमत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, विधानवाचक वाक्य। 2. इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, निषेधवाचक वाक्य। 3. तो उसकी सज़ा इसे लाठियों से दी गई, प्रश्नवाचक वाक्य। 4. जाओ लक्ष्मी का राशन ले आओ, आज्ञावाचक वाक्य। 5. हे ईश्वर, अगर मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़े, मगर इस जगह जहाँ मेरा कोई न हो, इच्छावाचक वाक्य। 4. रचना के आधार पर वाक्यों के भेद पहचान कर कोष्ठक में लिखिए। 1. अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई, सरल वाक्य। 2. हर ओर से अब वह निराश हो गया था, सरल वाक्य। 3. उसे देख देख बड़ा जी करता कि मौका मिलते ही उसे चलाऊं, मिश्र वाक्य। 4. वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, संयुक्त वाक्य। 5. मोटे तौर पर 2 वर्ग किए जा सकते हैं, सरल वाक्य। 6. अभी समाज में यह चल रहा है क्योंकि लोग अपनी आजीविका शरीर श्रम से चलाते हैं, संयुक्त वाक्य। 5. रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-3 वाक्यों पाठों से ढूंढ कर लिखिए। उत्तर। 1. सरल वाक्य, आज उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, अब तक उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी, रिश्वत भ्रष्टाचार की बहन है। संयुक्त वाक्य, अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उत्सुकता छा गई। व्यक्ति समाज को कम से कम देने की इच्छा रखता है, लेकिन समाज से अधिक लेने की इच्छा रखता है। विषमता दूर करने में कानून भी कुछ मदद देता है, परंतु कानून से मानवोचित गुणों का विकास नहीं हो सकता। 3. मिश्र वाक्य, भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। वह जानता था कि यहाँ भी उसका चयन नहीं होगा। संपत्ति तो वे ही चीज़ें हो सकती है जो किसी न किसी रूप में मनुष्य के उपयोग में आती है। उपयोजित लेखन। जल है तो कल है विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। जल है तो कल है। हवा के पश्चात प्राणियों को जीवित रहने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह है जल। जल के बिना प्राणी अधिक दिनों तक नहीं जी सकता, इसलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल हमें कुओं, तालाबों और नदियों से मिलता है। वर्षा का जल तालाबों, झीलों आदि में जमा होता है। कुछ पानी भूगर्भ में चला जाता है, शेष पानी नदियों में होता हुआ समुद्र में चला जाता है। भूगर्भ का पानी कुओं के माध्यम से पीने के काम में लाया जाता है। नदियों और झीलों का पानी शुद्ध किया जाता है, इसके बाद वह पीने लायक होता है।
गाँव में अधिकतर कुओं के पानी से ही काम चलाया जाता है। बड़े बड़े शहरों में नदियों और झीलों के पानी को शुद्ध करके पीने के काम में लाया जाता है। हर व्यक्ति को पानी की आवश्यकता होती है। बिना पानी के किसी का काम नहीं चल सकता। निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आज पानी की समस्या विकट हो गई है। इसका कारण है पानी का अंधाधुंध उपयोग। गाँव में सिंचाई के लिए अंधाधुंध तरीके से भूजल का दोहन किया जा रहा है। इस कारण पानी का स्तर निरंतर नीचे ही नीचे जा रहा है। कहीं कहीं तो कुओं में पानी ही नहीं रहा। पीने का पानी कम से कम होने का कारण वर्षा का निरंतर कम होते जाना है। पेड़ों और जंगलों की अंधाधुंध कटाई इसका प्रमुख कारण है। आए दिन पानी के लिए झगड़े होते रहते हैं। देश के अंदर एक राज्य दूसरे राज्य से पानी के लिए झगड़ता है। एक देश दूसरे देश से जल के लिए लड़ता है। पानी की समस्या सारी दुनिया में है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि भविष्य में पानी के लिए महायुद्ध होगा। पाठ तीसरा, श्रम साधना। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. उत्तर लिखिए। 1. व्यापारी और उद्योगपतियों के लिए अर्थशास्त्र द्वारा बनाए गए नियम। उत्तर। खरीद सस्ती से सस्ती, बिक्री महंगी से महंगी। 2. संपत्ति के दो मुख्य साधन, सृष्टि के द्रव्य, मनुष्य का शरीर श्रम। 3. समाप्त हुई दो प्रथाएं, गुलाम की प्रथा, राज प्रथा। 4. कल्याणकारी राज्य का अर्थ। कल्याणकारी राज्य का अर्थ सब तरह के दुर्बलों को राजसत्ता द्वारा मदद दिया जाना। प्रश्न दूसरा, कृति पूर्ण कीजिए। गांधी जी द्वारा शोषण तथा अशांति मिटाने के लिए बताए गए सूत्र। पेट भरने के लिए हाथ पैर चलाना यानी 4 घंटे शरीर श्रम। ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान देने के लिए बुद्धि का उपयोग यानी 4 घंटे बौद्धिक काम। प्रश्न तीसरा, तुलना कीजिए। बुद्धिजीवी, श्रमजीवी। बुद्धिजीवी बौद्धिक काम करना, श्रमजीवी शारीरिक श्रम करना। बुद्धिजीवी अधिक आमदनी, प्रतिष्ठित एवं सुखमय जीवन। श्रमजीवी आमदनी कम, प्रतिष्ठा नहीं, कष्टमय जीवन। प्रश्न 4 लिखिए। दान से ये कार्य बनते हैं, अस्पताल, विद्यालय। व्यापार की कला इनसे प्राप्त होती है, विद्यालयों से, अपने साथियों एवं समाज से। प्रश्न 5वां, पाठ में प्रयुक्त इक प्रत्ययुक्त शब्दों को ढूंढकर लिखिए तथा उनमें से किन्हीं 4 का स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर। 1. आर्थिक, 2. प्राकृतिक, 3. श्रमिक, 4. सामाजिक, 5. प्राथमिक, 6. बौद्धिक। 1. आर्थिक। वाक्य, हमारे देश में ज़्यादातर लोगों की आर्थिक दशा बहुत खराब है। 2. श्रमिक। वाक्य, किसान बहुत श्रमिक होते हैं। 3. सामाजिक। वाक्य, सामाजिक जीवन अब विकसित हो गया है। 4. बौद्धिक। वाक्य, हर बच्चों की बौद्धिक क्षमता अलग अलग होती है। प्रश्न क्रमांक 6, पाठ में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके विलोम शब्द भी पाठ में ही प्रयुक्त है, ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए। उत्तर। हाड़, मांस, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, देश, विदेश, हाथ, पैर, स्वार्थ, परार्थ, अमीर, गरीब। अभिव्यक्ति, समाज परोपकार वृत्ति के बल पर ही ऊंचा उठ सकता है। इस कथन से संबंधित अपने विचार लिखिए।
उत्तर, हमारे शास्त्रों में परोपकार को बहुत महत्व दिया गया है। पेड़ों में फल लगना, नदियों के जल का बहना परोपकार का ही एक रूप है। इसी तरह सज्जन व्यक्तियों की संपत्ति और इस शरीर को भी परोपकार में लगा देने के लिए कहा गया है। हमारे समाज में गरीब अमीर हर प्रकार के व्यक्ति होते हैं। अनेक लोग हैं ऐसे हैं जिन्हें भरपेट भोजन भी नहीं मिलता, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इतनी संपत्ति है कि वे उन्हें स्वयं इसकी पूरी जानकारी नहीं है। मनुष्य में परोपकार की प्रवृत्ति जन्मजात होती है। प्यासे को पानी पिलाना और किसी भूखे को खाना खिला देना कौन नहीं चाहता। यही परोपकार भावना है। हमारे देश में अनेक अस्पताल, अनेक शिक्षा संस्थाएं परोपकार करने वाले लोगों के धन से चल रही है। समाज के कमजोर वर्ग के लिए तरह तरह की संस्थाएं काम कर रही है। इनका संचालन दान अथवा सहायता के रूप में प्राप्त धन से हो रहा है। हर युग में समाज के उत्थान के लिए परोपकारियों का सहयोग प्राप्त होता रहा है। यह सहयोग इसी तरह मिलता रहना चाहिए, तभी हमारे समाज का उत्थान होगा। भाषा बिंदु एक, निम्न वाक्यों में अधोरेखित रेखांकित शब्द समूह के लिए कोष्टक में दिए गए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन कर वाक्य फिर से लिखिए। इज्जत उतारना, हाथ फेरना, कांप उठना, तिलमिला जाना, दुम हिलाना, बोलबाला होना। एक, करामत अली हौले से लक्ष्मी से स्नेह करने लगा। वाक्य, करामत अली हौले से लक्ष्मी पर हाथ फेरने लगा। 2, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं भयभीत हो गया। वाक्य, सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। 3, क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था। वाक्य, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था। 4, सिरचन को बुलाओ, चापलूसी करता हुआ हाजिर हो जाएगा। वाक्य, सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध में आ गए। वाक्य होगा, पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही तिल मिला उठे। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर उनका अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, गुजर बसर करना। इसका अर्थ है जीविका चलाना। वाक्य, पंडित घनश्याम किसी तरह गुजर बसर कर लेते हैं। 2, गला फाड़ना। इसका अर्थ है ऊंची आवाज में बोलना। वाक्य, बेटे ने पिता से कहा, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आप नाहक गला फाड़ रहे हैं। 3, कलेजे में हुक उठना। इसका अर्थ है कसक होना। वाक्य, सेठ लखुमल जब भी जवान बेटे की हत्या की बात याद करते हैं, उनके कलेजे में हुक उठती है। 4, सीना तानकर खड़े रहना। अर्थ, दृढ़तापूर्वक अड़े रहना। वाक्य, वह समाजसेवक निर्दोष लोगों की सहायता के लिए सीना तानकर खड़ा रहता है। 5, टांग अड़ाना। अर्थ, कार्य में बाधा डालना। वाक्य, किसी के बनते हुए काम में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है। 6, जेब ढीली होना। अर्थ, काफ़ी खर्च होना। वाक्य, मरीज की बीमारी तो ठीक हो गई, पर अस्पताल का बिल भरने में जेब ढीली हो गई। 7, निजात पाना। इसका अर्थ है मुक्त होना। वाक्य, आखिरकार लंबे अरसे बाद सेठ जी लेन देन के मुकदमे से निजात पा गए। 8, फूट फूट कर रोना। इसका अर्थ है बिलखते हुए रोना। वाक्य, बेटे के गायब हो जाने पर माँ फूट फूट कर रोई थी। 9, मन तरंगित होना। अर्थ, मौज में आना। वाक्य, बेटे की अच्छे वेतन वाली नौकरी लग जाने की बात सुनकर पिता का मन तरंगित हो गया। 10, मुंह लटकना। अर्थ, चिंता दुख से सिर नीचा कर लेना। वाक्य,
पिता जब निकम्मे बेटे को फटकारता है तो वह मुंह लटकाकर सुनता रहता है। प्रश्न तीसरा, पाठ्यपुस्तक में आए मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर, 1. विवेक जागृत होना। वाक्य, उचित शिक्षा से मनुष्य का विवेक जागृत होता है। 2. कृतज्ञ रहना। वाक्य, हमें किसान और सैनिकों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। 3. पराधीन रहना। वाक्य, कोई भी व्यक्ति पराधीन रहना नहीं चाहेगा। 4. हीन दर्जा से देखना। वाक्य, कई अमीर लोग गरीब लोगों को हीन दर्जा से देखते हैं। 5. कर्तव्यपरायण होना। वाक्य, कर्तव्यपरायण होने से ही मंजिल मिलेगी। 6. श्रद्धा रखना। वाक्य, हमें खुद की मेहनत पर श्रद्धा रखनी चाहिए। उपयोजित लेखन, निम्न शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए। मिट्टी, चांद, खरगोश, कागज। उत्तर, एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग खेती बाड़ी से अपना गुजारा करते थे। लोगों के पास छोटे छोटे खेत थे। वे अपने खेतों में साल में 2 फसलें उगाते थे। खेतों में उत्पन्न अनाज से साल भर बड़ी मुश्किल से उनका काम चलता था। इस गांव के लोगों में आपस में बहुत प्रेम भाव था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास खेत भी नहीं थे। उनका जीवन बहुत कष्टमय था। इन्हीं में से एक था आत्माराम। आत्माराम गांव के किसानों के खेत में काम करके कुछ कमा लिया करता था। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। आत्माराम ने साधु के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा, महाराज, कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट पाल सकूं। साधु महाराज ने कहा, ले यह मिट्टी तेरे लिए सोना बनेगी। आत्माराम बोला, मैं समझा नहीं। महाराज, ऐसी मिट्टी तो गांव में बहुत है, क्या करूं इसका? साधु ने कहा, मिट्टी खोद, उससे खिलौने बना और बाजार में बेच, तेरा भला होगा। आत्माराम ने साधु को धन्यवाद दिया। वह मिट्टी से खरगोश, चूहा, तोता, गुड़िया, गुड्डा बनाता और बाजार में बेच आता। इससे उसे अच्छी आय होने लगी। अब उसकी ज़िंदगी आराम से चलने लगी। एक दिन बाजार में एक लड़के ने उससे चांद के खिलौने की मांग की। यह खिलौना तो उसने कभी बनाया ही नहीं था। बात आई गई हो गई। एक दिन आत्माराम ने चांद की शक्ल का पतंग आकाश में उड़ते हुए देखा। फिर क्या देखा? अब आत्माराम ने मिट्टी के खिलौने बनाने बंद कर दिए और कागज़ के पतंग, खरगोश, तोते, बिल्ली, गुड़िया, गुड्डा आदि बनाने लगा। अब उसके खिलौनों का वजन हल्का हो गया और उसकी कमाई भारी हो गई। कविता 4, छापा, स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि ने छापोमारों से मांगा कुछ धन, एक तख्त। 2. घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ। समृद्ध, जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं। अभावग्रस्त, फटे हुए तकिए और रसोई की खाली पीपियाँ। प्रश्न तीसरा, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जिन लोगों के घरों में सोने चांदी के पलंग और सोफे होते हैं, उन्हें आप लोग निकलवा कर ले लेते हैं। ठीक है, निकलवा लीजिए, आपका काम ही निकलवा लेना है। पर जिनके घर में टूटी कुर्सी भी बैठने के लिए नहीं है, उनके घर में बैठने के लिए एक तख्त की व्यवस्था तो करते जाइए। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। ये वस्तुएं खाली थी। रसोई की पीपियाँ, कनस्तर मटके, बच्चों का गुल्लक, अलमारी। 2. कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव।
जिसके घर में अधिक धन हो तो ले लीजिए, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दे दीजिए। 2. शयन कक्ष में पाई गई चीज़ें: फटा हुआ तकिया, टूटी हुई अलमारी। प्रश्न तीसरा, कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाइए। अ. अर्थ स्वर्ण चांदी मुद्रा। आ. बालों में, चेहरे पर, नवी कविता में, काव्य कृतियों में। इसका उत्तर है अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, मुद्रा चेहरे पर। प्रश्न 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। उनका खिला चेहरा मुरझा गया। हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए। असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। प्रश्न 5वां, ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हों। तो इसका जवाब है अरण्यकांड। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का खिला चेहरा मुरझा गया? तो इसका उत्तर होगा जाएगा अरण्यकांड। तख्त, इससे बनता है ऐसा प्रश्न, कवि छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? असफलता, कवि के घर छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? अनधिकृत, छापा मारने वालों को लेखक से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? प्रश्न क्रमांक 6, सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। उत्तर, सामान्य अर्थ, कविता के आधार पर अर्थ। 1. सोना, इसका सामान्य अर्थ पीले रंग की एक जो धातु बहुमूल्य आभूषण बनाने के काम। कविता के आधार पर सोना यानी नींद में होना। 2. चांदी, सामान्य अर्थ सफ़ेद रंग की एक नर्म चमकीली धातु सिक्के, गहने आदि बनाने के काम आती है। कविता के आधार पर अर्थ सिर के बालों का चांदी के रंग का यानी सफ़ेद हो जाना। 3. अर्थ, इसका सामान्य अर्थ संपत्ति, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ मतलब। 4. मुद्रा, सामान्य अर्थ सिक्का, रुपया, पैसा। कविता के आधार पर अर्थ हाथ, मुख, गर्दन आदि की कोई विशेष भावसूचक स्थिति, मुख, चेष्टा। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो कर अदा करने लायक आय होने पर स्वेच्छा से ईमानदारी के साथ सरकार को कर अदा कर देते हैं, और दूसरे वे जो कमाई तो जायज़ नाजायज़ अंधाधुंध करते हैं पर नियम के तहत कर अदा करने से कतराते हैं। यह मनोवृत्ति उचित नहीं है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा प्राप्त कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की सहायतार्थ शुरू किए जाने वाले सारे कार्य जनता से प्राप्त कर से ही पूरे होते हैं। जिस देश में आय करने वाले सभी लोग ईमानदारी और स्वेच्छा से उचित मात्रा में कर अदा करते हैं, उस देश के विकास के सारे कार्य सुचारू रूप से पूरे होते हैं और सामान्य जनता को उसका पूरा लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति यह सोचता हो कि कभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा करने या कम कर का भुगतान करने से क्या फर्क पड़ेगा,
तो ऐसा सोचने वालों की संख्या अनगिनत हो सकती है। इस तरह कर की कितनी रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाती है। इस कारण पैसे के अभाव में सरकार की अनेक योजनाएं अटक रह जाती है। इसलिए कर योग्य आय पर ईमानदारी से कर जमा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। कर अदा कर हम अपनी ही सहायता करते हैं। कर जमा करने से ही विकास को गति मिलती है। उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तकों के प्रकार। पुस्तक प्रदर्शन और बिक्री। पुस्तकों के प्रकार, विशेषता, स्थल, तिथि, समय। तो इसका उत्तर है आपके शहर में भव्य पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री। विशाल पुस्तक मेले में आइए, ज्ञानवर्धक व मनोरंजक पुस्तकें पाइए। धार्मिक, रोमांचक, ज्ञानवर्धक पुस्तकें आइए और आनंद लीजिए। 15 अगस्त 2023 से 22 अगस्त 2023 तक। स्थल श्रीनिवास सभागृह, पुणे। पाठ 5वां, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। सादगी, सरलता, दूसरों की सहायता करना, ईमानदारी। 2, परिणाम लिखिए। 1, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का। उत्तर, सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाज़ा खटखटाने का परिणाम होता है नींद टूटना और बड़ी तेज़ आवाज़ में बोलना। 2, 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। इसका परिणाम होगा पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फुट फुट कर रोते रहे। प्रश्न 3, पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। चढ़ावे के 5 ग्राम सोने के गहने। टीका, नथुनी, बिछिया। प्रश्न 4, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, दुख सुख, बुरा भला, प्रसन्न अप्रसन्न, सदुपयोग दुरुपयोग। प्रश्न 5, पर जो असल गहना है वह तो है, इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। उत्तर, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है, जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। प्रश्न 6, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों का पता चलता है। किफायत से रहना, खादी के कपड़ों से लगाव। प्रश्न 7, पाठ में प्रयुक्त परिमाणों की सूची तैयार कीजिए। उत्तर, ग्राम, किलोमीटर, पैसे, साढ़े, पौने। पल, मिनट, बजे, सप्ताह, महीना। प्रश्न 8, पर शब्द के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1, पर अर्थ पक्षी का पंख। वाक्य, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। 2, पर अर्थ लेकिन, परंतु। वाक्य, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभिव्यक्ति, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं,
एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं। इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधा की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तुओं से अपना गुजारा कर लेते हैं। पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन, उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। भाषा बिंदु। निम्नलिखित वाक्यों को व्याकरण नियमों के अनुसार शुद्ध करके फिर से लिखिए। प्रत्येक वाक्य में कम से कम 2 अशुद्धियां हैं। 1. करामत अली गाय अपनी घर लाई। इसका जवाब है करामत अली गाय अपने घर ले आई। 2. उसने गाय की पीठ पर डंडे बरसाने नहीं चाहिए थी। उसे गाय की पीठ पर डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। 3. करामत अली ने रमजानी पर गाय के देखभाल का जिम्मेदारी सौंपी। करामत अली ने रमजानी पर गाय की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी। 4. आचार्य अपने शिष्यों को मिलना चाहते थे। आचार्य अपने शिष्यों से मिलना चाहते थे। 5. घर में तख्ते के रखे जाने का आवाज़ आता है। घर में तख्ता रखे जाने की आवाज़ आती है। 6. लड़के के तरफ मुखाबित होकर रामस्वरूप ने कोई कहना चाहा। लड़की की तरफ मुखातिब होकर रामस्वरूप ने कुछ कहना चाहा। 7. सिरचन को कोई लड़का बाला नहीं थे। सिरचन को कोई बाल बच्चा नहीं था। 8. लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ थी। लक्ष्मी की एक जुब्बेदार पूंछ थी। 9. कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला के पुस्तक को पढ़ने लगे। कन्हैयालाल मिश्र जी बिड़ला की पुस्तक पढ़ने लगे। 10. डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नए पुस्तक को खरीदा। डॉक्टर महादेव साहा ने बाजार से नई पुस्तक खरीदी। 11. लेखक को गोवा को गए उनकी 7 साधु साहब भी थे। लेखक गोवा गए और उनके साथ उनके साधु साहब भी थे। 12. तिलक जी ने एक सज्जन के साथ की हुई व्यवहार बराबर थी। तिलक जी द्वारा एक सज्जन के साथ किया हुआ व्यवहार सही था। 13. रंगीन फूल की माला बहुत सुंदर लग रही थी। रंगीन फूलों की माला बहुत सुंदर लग रही थी। बूढ़े लोग, लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं पर पानी भर रहे थे। बूढ़े लड़के और कुछ स्त्रियां कुएं से पानी भर रहे थे। लड़का, पिताजी और माँ बाजार गई। लड़का, पिताजी और माँ बाजार गए। बरसों बाद पंडित जी को मित्र का दर्शन हुआ। बरसों बाद पंडित जी को मित्र के दर्शन हुए। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ी मज़ा आई। गोवा के बीच पर घूमने में बड़ा मज़ा आया। सामने शहर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। सामने शहर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। करामत अली के आंखों में आंसू उतर आई। करामत अली की आंखों में आंसू उतर आए। मैं मेरे देश को प्रेम करता हूँ। मैं अपने देश को प्यार करता हूँ। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखिए। उसे उचित शीर्षक दीजिए। गांव में लड़कियां सभी पढ़ने में होशियार। गांव में पानी का अभाव। लड़कियों का घर के कामों में सहायता करना। बहुत दूर से पानी लाना।
पढ़ाई के लिए कम समय मिलना, लड़कियों का समस्या पर चर्चा करना, समस्या सुलझाने का उपाय खोजना, गांव वालों की सहायता से प्रयोग करना, सफलता पाना। शीर्षक। उत्तर। राघोपुर आदिवासियों की आबादी वाला काफ़ी बड़ा गांव था। यह गांव कस्बे और शहर से बहुत दूर था, इसलिए इस गांव में विकास के नाम पर एक सेकेंडरी स्कूल चालू करने के अलावा कुछ भी नहीं किया गया था। गांव के लड़के लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ते थे। राघोपुर में पीने के पानी का भारी संकट था, इसलिए लोगों को 1 किलोमीटर दूर किशनपुर से पानी लाना पड़ता था। किशनपुर के सरपंच ने गांव वालों के सहयोग से एक बड़े कुएं का निर्माण करवाया था। उस कुएं में बहुत पानी था। उस कुएं से दूर दूर के गांव के लोग पीने का पानी ले जाते थे। राघोपुर की लड़कियां घर के कामकाज में तो मदद करती थी, किशनपुर से पीने का पानी लाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता था, इसलिए लड़कियों की पढ़ाई में इससे बाधा पहुंचती थी। एक दिन किशनपुर का सरपंच अपने गांव के कुएं की सफाई करवा रहा था, इसलिए राघोपुर की लड़कियों को कुएं से पानी लेने में काफ़ी देर हो गई, इसलिए लड़कियां उस दिन स्कूल नहीं जा सकी। सरपंच को इससे बहुत दुख हुआ। सरपंच ने लड़कियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, तुम सब अपने गांव में कुआं खोदना शुरू करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह सुनकर लड़कियों को बहुत खुशी हुई। उन्होंने गांव में आकर यह बात गांव के लोगों को बताई। लड़कियों ने उसी दिन से कुआं खोदने की शुरुआत कर दी। वे पढ़ाई और काम धाम से बचा समय कुआं खोदने में लगाने लगी। उनकी देखा देखी गाँव वाले भी इस काम जुटने लगे। एक दिन कुआं खोदकर तैयार हो गया और उसके छोटे से गांव के लोगों के प्रतिदिन के उपयोग करने भर का पर्याप्त पानी निकल आया। अब गांव की लड़कियों का समय दूसरे गांव से पानी लाने में बर्बाद नहीं होता था। वे पूरे समय स्कूल में पढ़ाई करने लगी। गांव के लोग भी बहुत प्रसन्न थे। शीर्षक। सूझबूझ का फल। कविता क्रमांक 6। हम उस धरती की संतति है। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। पद्यांश में उल्लिखित चरित्र ध्रुव, प्रहलाद, भरत, लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, दुर्गावती, पद्मिनी, सीता, चांद बीबी, सावित्री, जयमल। ऐतिहासिक और पौराणिक। इसका उत्तर है ऐतिहासिक। लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, चांद बीबी, जयमल। पौराणिक। ध्रुव, प्रहलाद, भरत, सीता, सावित्री। 2 विशेषताओं के आधार पर पहचानिए। 1. भारत माता के रथ के 2 पहिए, लड़के यानी पुरुष, लड़कियां यानी स्त्रियां। 2. खूब लड़ने वाली मर्दानी, लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, रजिया सुल्ताना। 3. अपनी लगन का सच्चा, प्रहलाद। 4. किसी को कुछ न गिनने वाला, जयमल। प्रश्न 3. सही गलत पहचान कर गलत वाक्य को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। 1. रानी कर्मवती ने अकबर को राखी भेजी थी। उत्तर गलत। रानी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। 2. भरत शेर के दांत गिनते थे। उत्तर सही। 3. झगड़ने से सब कुछ प्राप्त होता है। उत्तर गलत। झगड़ने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। 4. ध्रुव आकाश में खिले थे। उत्तर गलत। ध्रुव मिट्टी में खिले थे। 5. कविता से प्राप्त संदेश लिखिए। उत्तर प्रस्तुत कविता कव्वाली के स्वरूप में है। इसमें लड़के जहां महापुरुषों और प्रसिद्ध शूरवीरों का हवाला देते हुए अपने आप को लड़कियों से श्रेष्ठ बताने की कोशिश करते हैं, वहीं लड़कियां भी सीता, सावित्री, लक्ष्मीबाई तथा युद्ध में अपना पराक्रम दिखाने वाली शूरवीर रानियों को अपनी जमात से जोड़ते हुए लड़कों से अपने आप को कम नहीं बताती। पर बाद में लड़के कव्वाली के माध्यम से लड़कियों को जवाब देते हैं कि कोई किसी से बढ़कर नहीं है, सभी बराबर है। देश के
चाहे महान पुरुष हों या महान स्त्रियां, सभी भारत माँ की संतान हैं। लड़के लड़कियां दोनों भारत माता के रथ के दो पहियों के समान हैं। रथ के लिए इन दोनों पहियों का होना जरूरी है। इस तरह कविता से यह संदेश मिलता है कि कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं है, सभी लोग समान हैं। हमें अपने आप पर निरर्थक गर्व नहीं करना चाहिए। पाठ 7वां, महिला आश्रम। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। गुलदाउदी की विशेषताएं। इसका उत्तर है सर्दी के मौसम में फूलने वाला फूल, एक एक पंखुड़ी करके खिलती है, ये बहुत टिकते हैं, इसकी कलियां महीनों तक नहीं खुलती। प्रश्न 2, कारण लिखिए। 1, काका जी ने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा। इसका कारण था काका जी को तारों के नक्शे बनाने थे, इसलिए उन्होंने कंपास बॉक्स मंगाकर रखा था। 2, लेखक ने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए। जवाब, काका जी के पास वाले गमलों में लगे फूलों के पौधे सूख गए थे, इसलिए काका जी ने फूलों के गमले अपने पास से निकाल दिए। प्रश्न 3 लिखिए। 1, जिन्हें ता प्रत्यय लगा हो ऐसे शब्द पाठ से ढूंढकर उन प्रत्यय साधित शब्दों की सूची बनाइए। इसका जवाब है शब्द मानव, प्रत्ययता, प्रत्यय साधित शब्द मानवता, कुशल, कुशलता, उत्कृष्ट, उत्कृष्टता, एक, एकता। प्रश्न 2, पाठ में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उत्तर 1, घर, मकान। वाक्य, मनुष्य को अपने ही घर में सुकून मिलता है। मकान। वाक्य, महानगरों में रोटी और वस्त्र तो किसी तरह मिल भी जाता है, पर मकान की व्यवस्था बहुत जटिल होती है। 2, बोझ, भार। बोझ। वाक्य, गरीब लोगों के लिए गृहस्थी के खर्च का बोझ उठाना आसान नहीं होता। भार। वाक्य, जिम्मेदार व्यक्ति दिए गए कार्य का भार उठाने में प्रसन्नता महसूस करते हैं। प्रश्न 4, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। आश्रम के नियम। जवाब, आश्रम की व्यवस्था या संचालन में पुरुष का संबंध नहीं होगा। आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाएगा। आश्रम के लिए पैसे मांगने नहीं जाना है। आश्रम को सभी धर्म मान्य होंगे। अभिव्यक्ति, पत्र लिखने का सिलसिला सदैव जारी रहना चाहिए। इस संदर्भ में अपने विचार लिखिए। उत्तर, हर युग में पत्रों का बहुत महत्व हुआ करता था। प्राचीन काल में राजाओं महाराजाओं के यहाँ विचारों के आदान प्रदान के लिए पत्र वहन की अपनी व्यवस्था थी। कबूतर जैसे पक्षी के माध्यम से भी पत्र भेजने का उल्लेख मिलता है। आम जनता के पत्र भेजने की सरकारी व्यवस्था भी थी। सरकारें दूर दराज के क्षेत्रों में पत्र पहुंचाने के लिए घोड़े और ऊंट आदि जानवरों का प्रयोग करते थे। आधुनिक काल में डाकघरों के माध्यम से पत्र भेजे जाते हैं, पर आजकल संचार माध्यम का बहुत तेज़ी से विकास होने के कारण संदेश भेजने के माध्यम में बहुत प्रगति हो रही है। पत्रों के साथ ईमेल से संदेश भेजने की प्रक्रिया खूब लोकप्रिय हुई है।
आजकल अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने में मोबाइल फ़ोन अच्छा काम कर रहा है। पत्र भेजने के माध्यमों में समय के अनुसार बदलाव भले आता गया हो, पर पत्र का महत्व हमेशा बना रहेगा। सरकारी कामकाज तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लेन देन की बात भले फ़ोन पर हो जाए, पर जब तक पत्र के माध्यम से लिखित रूप में कुछ नहीं होता, तब तक आगे नहीं बढ़ती। इस तरह पत्र लिखने का सिलसिला सदा जारी रहा है और भविष्य में भी यह सिलसिला जारी रहेगा। उपयोजित लेखन। संदेश वहन के आधुनिक साधनों से लाभ हानि विषय पर 80 से 100 शब्दों तक निबंध लिखिए। जवाब। एक समय ऐसा था जब संदेश वहन के साधन बहुत सीमित थे। संदेश वहन का सर्वसुलभ और लोकप्रिय साधन पत्र हुआ करता था। तार और टेलीफोन भी संदेश वहन के साधन थे। तार का संकट काल के समय उपयोग किया जाता था और टेलीफोन सबके लिए उपलब्ध नहीं था। आज ज़माना बदल गया है। आज संदेश वहन के एक से बढ़कर एक साधन उपलब्ध है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हो, क्षण भर में मोबाइल फ़ोन पर अपना मनचाहा नंबर डायल करके सामने वाले से बात कर सकते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन पर सामने वाले को सामने सामने बात करते हुए देख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अलग अलग जगहों पर बैठकर लोगों से अपने घर में बैठकर आमने सामने लोग बात कर लेते हैं। व्हाट्सएप पर अपने चित्र, डॉक्यूमेंट स्कैन करके क्षण भर में सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं। SMS, फेसबुक, ट्विटर से मनचाहा संदेश भेजा जा सकता है। ईमेल से पत्र के रूप में लिखित समाचार भेज सकते हैं, जिसे प्रमाण के रूप में रखा जा सकता है। संदेश वहन के आधुनिक साधनों के कारण जनता को जहां इस तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, वहीं लोगों को इनसे अनेक परेशानियां भी हो रही है। आप इन साधनों के कारण सबसे जुड़े हुए हैं। हर तरह के लोग इसका फ़ायदा उठाकर आपको अनावश्यक SMS के द्वारा तंग कर सकते हैं, आपको ठगने की कोशिश कर सकते हैं। SMS के द्वारा झूठी बातें और अफवाहें भी फैलाई जा सकती है। मोबाइल फ़ोन से अधिकतर लोग चिपके रहते हैं और अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। इस तरह आधुनिक संदेश वहन के साधनों से जहां अनेक प्रकार के लाभ है, वहीं उनसे कुछ नुकसान भी है, पर इसे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक संदेश वहन साधनों की कमियां भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगी, ऐसी उम्मीद हमें रखनी चाहिए। भाषा बिंदु। निम्न शब्दों से बने 2 मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्यों में प्रयोग कीजिए। 1. आँख। मुहावरे आँखों से ओझल होना, अर्थ अदृश्य हो जाना। वाक्य हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद विमान देखते देखते आँखों से ओझल हो गया। 2. आँखें भर आना, अर्थ आँखों में आंसू आ जाना। वाक्य बेटी की विदाई के समय पिता की आंखें भर आई। 2. मुँह। मुहावरा मुँह तो मुँह मोड़ लेना, अर्थ बेरुखी करना, ध्यान न देना। वाक्य सच्चाई से मुँह मोड़ लेने से सच बात झूठ नहीं हो जाती। मुँह की खाना, अर्थ बुरी तरह हारना। वाक्य कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को मुँह की खानी पड़ी। 3. दांत। दांत पीसना, अर्थ क्रोध में दांत पर दांत रगड़ना। वाक्य बात बात पर मुनीम जी की फटकार सुनकर चपरासी दांत पीसने लगा। दांत काटी रोटी, अर्थ गहरी दोस्ती। वाक्य नेताजी और उस गुंडे में दांत काटी रोटी थी। 4. हाथ। हाथ का मैल होना,
अर्थ बहुत तुच्छ वस्तु। वाक्य लाला रूपचंद के लिए छोटा मोटा चंदा देना हाथ का मैल है। हाथ में आना अर्थ काबू या कब्जे में आना। वाक्य काफ़ी भाग दौड़ के बाद अपराधी पुलिस के हाथ में आ गया। हृदय वाक्य मुहावरा हृदय उछलना अर्थ बहुत प्रसन्नता होना। वाक्य छोटे छोटे बच्चों की देशभक्ति देखकर हृदय आनंद से उछल पड़ता है। हृदय पसीजना अर्थ मन में करुणा दया आदि भावों का संचार होना। वाक्य मोबाइल चोर पकड़े जाने पर लोगों से गिड़गिड़ाता रहा कि वे उसे पुलिस को न दे, पर लोगों का हृदय नहीं पसीजा। उपयोजित लेखन अपने मित्र सहेली को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। इसका उत्तर है इस तरह। प्रिय अविनाश, खुश रहो। आज ही तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर बहुत खुशी हुई कि जिला विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हें प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। जब मैंने तहसील स्तर पर आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में तुम्हारी कृति देखी थी, तभी मुझे विश्वास हो गया था कि तुम्हारी यह कृति एक दिन जिला स्तर की प्रदर्शनी में तुम्हें पुरस्कार अवश्य दिलाएगी। तुम्हारा प्रथम पुरस्कार पाना तुम्हारे शहर के लोगों के लिए गर्व की बात होगी। विज्ञान की कृतियों में तुम्हारी यह लगन एक न एक दिन तुम्हें प्रांत स्तर पर अवश्य सफलता दिलाएगी। हमारी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा राहुल शिंदे, हिंजेवाड़ी, पुणे। कविता नंबर 8, अपनी गंध नहीं बेचूंगा। स्वाध्याय सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। कृति पूर्ण कीजिए। फूल बेचना नहीं चाहता। क्या नहीं बेचना चाहता? जवाब गंध, सौगंध, अनुबंध और प्रतिबंध। 2 लिखिए। 1 फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता। उत्तर फूल को बिक जाने से भी बेहतर लगता है मर जाना। 2 फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार। उत्तर फूल के अनुसार उसे तोड़ने का पहला अधिकार डाली, कोम्पल और कांटों को है। प्रश्न तीसरा, कृति पूर्ण कीजिए। अंत पता होने पर भी फूल की अभिलाषा। जवाब मरने के पहले एक एक के घर जाना, भूल चूक के लिए माफ़ी मांगना। प्रश्न 4 सूची बनाइए। इनका फूलों से संबंध है। उपवन, डाली, कोम्पल, कांटे। प्रश्न 5वां कारण लिखिए। 1 फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। उत्तर अपनी गंध न बेचने की सौगंध फूल का संस्कार बन गई है, इसलिए फूल अपनी सौगंध नहीं बेचेगा। 2 फूल को मौसम से कुछ लेना नहीं है। जवाब फूल को मौसम से कुछ लेना देना नहीं है, उसे अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, इसलिए कैसा भी मौसम हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न 6 दाता होगा तो दे देगा, खाता होगा तो खाएगा। इस पंक्ति से स्पष्ट होने वाला अर्थ लिखिए। जवाब फूल को केवल अपने स्वाभिमान से मतलब है, उसे किसी चीज़ को पाने अथवा खो जाने की चिंता नहीं है। जो मिलना होगा मिलेगा और जो नुकसान होगा होगा।
उसे उसकी चिंता नहीं है। प्रश्न 7वां, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम, रचनाकार का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा। जवाब, रचनाकार का नाम बाल कवि बैरागी, रचना की विधा गीत, पसंद की पंक्ति चाहे सभी सुमन बिक जाए, चाहे ये उपवन बिक जाए, चाहे 100 फागुन बिक जाए, पर मैं गंध नहीं बेचूंगा। पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, इन पंक्तियों में फूल हर हालत में भी जीवन में अपने स्वाभिमान को सर्वोपरि मानता है, इसलिए इसके लिए उसे कोई भी त्याग करना पड़े तो वह इसके लिए तैयार है, पर वह अपने स्वाभिमान को हर हालत में बनाए रखना चाहता है। रचना से प्राप्त संदेश या प्रेरणा, प्रस्तुत रचना से यह संदेश मिलता है कि स्वाभिमान मनुष्य की सबसे बड़ी थाती है, हमें हर हालत में इसकी रक्षा करनी चाहिए। यदि स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमें अपना सर्वस्व निछावर कर देना पड़े तो भी हंसते हंसते अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। प्रस्तुत पंक्तियों से हमें यही प्रेरणा मिलती है। 8-9, जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं। स्वाध्याय, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न पहला, कृति पूर्ण कीजिए। अमृतलाल नागर जी के साहित्य सृजन में सहायक लेखक स्नेहा जी, पत्रिकाएं सरस्वती। अयोध्या सिंह उपाध्याय, गृहलक्ष्मी। प्रश्न 2, उत्तर लिखिए। 1, नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित करने वाला अनुभव। जवाब, सन 1928-1929 में साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय किए गए लाठीचार्ज के अनुभव ने नागर जी की पहली कविता को प्रस्फुटित किया। 2, नागर जी अपने पिताजी के इस गुण से प्रभावित थे। जवाब, किसी के दुख दर्द में तुरंत पहुंचने का गुण। प्रश्न 3, कोष्टक में दी गई नागर जी की साहित्य कृतियों का वर्गीकरण कीजिए। कबलों कही लाठी खाए, खंजन नयन, अपशकुन, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, प्रायश्चित, गदर के फूल। कहानी, अपशकुन प्रायश्चित। उपन्यास, नाचो बहुत गोपाल, महाकाल, खंजन नयन। कविता, कबलों कही लाठी खाए, अन्य, गदर के फूल। प्रश्न 4, कृति पूर्ण कीजिए। नागर जी के समकालीन साहित्यकार। जवाब, जगन्नाथ दास रत्नाकर, शरद चंद्र, प्रेमचंद्र, माधव शुक्ल। प्रश्न 5, लिखिए। कार्य, आलोचक का कार्य, रचनाकार का कार्य। जवाब, आलोचक का कार्य समीक्षा करना, रचनाकार का कार्य रचना करना। नागर जी के प्रिय विदेशी लेखक। जवाब, टॉलस्टॉय, चेखव। प्रश्न क्रमांक 6, एक शब्द में उत्तर लिखिए। 1, नागर जी के प्रिय लेखक रामविलास शर्मा। 2, नागर जी के प्रिय आलोचक, पाठकीय प्रतिक्रियाएं देने वाले पत्र लेखक। 3, अपनी इस रचना के लिए नागर जी को बहुत लोगों से मिलना पड़ा, गदर के फूल। 4, नागर जी का पहला उपन्यास, महाकाल। प्रश्न 7वां, लिखिए। तद्धित शब्दों का मूल शब्द। 1, साहित्यिक, साहित्य। 2, विलायती, विलायत। ब, कृदंत शब्दों का मूल शब्द। 1, खिंचाव, खिंच अधिक आव। 2, लिखावट, लिख प्लस आवट।
प्रश्न 8वां, उचित जोड़ियाँ मिलाइए। अ रचना, ब रचनाकार। तो इसका उत्तर है 1 देसी और विलायती प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, 2 अपशकुन अमृतलाल नागर, 3 आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी, 4 रामचरितमानस तुलसीदास। अभिव्यक्ति, ज्ञान तथा आनंद प्राप्ति का साधन वाचन पर अपने विचार लिखिए। जवाब, कहते हैं पुस्तक मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होती है। पुस्तकों में ज्ञान भरी बातें होती है। किताबों में संचित ज्ञान हमारे लिए सहायक होता है। विभिन्न विचारकों, लेखकों तथा महान व्यक्तियों के विचार पुस्तकों में ही संग्रहित होते हैं। हमारे यहाँ साहित्य, तकनीक, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि सभी विषयों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध है। आवश्यकता है इन्हें पढ़ने में रुचि रखने की। पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है। कोई भी मनुष्य हर दृष्टि से परिपूर्ण नहीं होता। मनुष्य बहुत सारी बातें देख, सुन और पढ़ कर सीखता है। विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों से ज्ञानार्जन करता है। बड़े होने पर इन पुस्तकों से उसका काम नहीं चलता। उसे ज्ञानार्जन के लिए और खुराक की आवश्यकता होती है। वह अपने पसंद वाले विषयों की पुस्तकें पढ़ता है। वह अपने पसंद की पुस्तकें पढ़ता है। ICS, IPS तथा IAS जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी वाचन की आवश्यकता होती है। पुस्तकों में क्या नहीं है, इसमें जो जितने गोते लगाता है उसे उतना ही ज्ञान प्राप्त होता है। भाषा बिंदु, निम्न वाक्यों में आई हुई मुख्य और सहायक क्रियाओं को रेखांकित करके दी हुई तालिका में लिखिए। जवाब है इसका, वाक्य उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। सहायक क्रिया करना, मुख्य क्रिया पड़ा। माता पिता का यह रंग देखकर तो वे बूढ़ी काकी को और सताने लगे। सहायक क्रिया सताने, मुख्य क्रिया लगे। उसकी ननद रूठ गई। सहायक क्रिया रूठ, मुख्य क्रिया गई। वे हड़बड़ा उठे। सहायक क्रिया हड़बड़ा, मुख्य क्रिया उठे। वे पुस्तक पकड़े न रख सके। रख सके। उन्होंने पुस्तक लौटा दी। सहायक क्रिया लौटा, मुख्य क्रिया दी। समुद्र स्याह और भयावह दिखने लगा। सहायक क्रिया दिखने, मुख्य क्रिया लगा। वाक्य, मैं गोवा की पूरी तरह नहीं समझ पाया। मैं गोवा को पूरी तरह नहीं समझ पाया। सहायक क्रिया समझ, मुख्य क्रिया पाया। वाक्य, काकी घटनास्थल पर आ पहुंची। सहायक क्रिया आ, मुख्य क्रिया पहुंची। अवश्य ही लोग खा पीकर चले गए। सहायक क्रिया चले, मुख्य क्रिया गए। प्रश्न 2, पाठों में प्रयुक्त सहायक क्रियाओं वाले 10 वाक्य ढूंढकर मुख्य और सहायक क्रियाएं चुनकर लिखिए। उत्तर, वाक्य, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय का संग्रह देसी और विलायती अगर मिल जाए तो फिर पढ़ना चाहूँगा। सहायक क्रिया पढ़ना, मुख्य क्रिया चाहूँगा। 2, उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा। सहायक क्रिया करना, मुख्य क्रिया पढ़ा। 3, मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। सहायक क्रिया मिलना, मुख्य क्रिया चाहिए।
बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। सहायक क्रिया करने, मुख्य क्रिया लगूंगा। आश्रम में सादगी का आग्रह होना चाहिए। सहायक क्रिया होना, मुख्य क्रिया चाहिए। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, न कुछ जाहिर होने दिया। सहायक क्रिया होने, मुख्य क्रिया दिया। ड्राइवर से कहिए इम्पाला लेकर रेजिडेंस की तरफ आज आए। सहायक क्रिया आ, मुख्य क्रिया जाए। उसके लिए हमारे दिल में प्रीति होनी चाहिए। सहायक क्रिया होनी, मुख्य क्रिया चाहिए। 4 घंटों के शरीर श्रम से इतना मिल जाए कि उसका निर्वाह चल सके। सहायक क्रिया चल, मुख्य क्रिया सके। सोचा इस लिजलीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। सहायक क्रिया बिता, मुख्य क्रिया आए। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित कारक चिन्हों से कीजिए तथा संबंधित कारक और कारक चिन्ह तालिका में वाक्य के सामने लिखिए। जवाब, वाक्य चाची अपने कमरे डैश निकल रही थी। कारक अपादान कारक, कारक चिन्ह से। 2, मैं बंडल खोलकर देखने लगा। कारक कर्म कारक, कारक चिन्ह को। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। 3, आवाज़ डैश मेरा ध्यान बटाया। कर्ता कारक, कारक चिन्ह ने, आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। हमारे शहर डैश एक कवि है। कारक अधिकरण कारक, कारक चिन्ह मैं, हमारे शहर में एक कवि है। कितने दिनों डैश छुट्टियां हैं कि कितने दिनों की छुट्टियां हैं। कर्ता कारक, कारक चिन्ह की। मानू रेल डैश ससुराल चली गई। से, मानू रेल से ससुराल चली गई। करण कारक से। उन्हें पुस्तक ले आने डैश कहा। के लिए, उन्हें पुस्तक ले आने के लिए कहा। कारक संप्रदान कारक, कारक चिन्ह के लिए। 8, पर्यटन डैश बहुत ही आनंद मिला। से, पर्यटन से बहुत ही आनंद मिला। करण कारक, कारक चिन्ह से। शरीर को कुछ समय डैश विश्राम मिल जाता है। के लिए, शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। कर्ता कारक, कारक चिन्ह के लिए। बस डैश गोवा घूमने की योजना बनाई। कारक संप्रदान कारक, कारक चिन्ह से। बस से गोवा घूमने की योजना बनाई। बुद्धिराम स्वभाव डैश सज्जन थे। के, बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे। कारक संबंध कारक, कारक चिन्ह के। रूपा घटनास्थल डैश पहुंची। पर, रूपा घटनास्थल पर पहुंची। कारक अधिकरण कारक, कारक चिन्ह पर। डैश यह बुढ़िया कौन है। अरे, अरे यह बुढ़िया कौन है। कारक संबोधन कारक, कारक चिन्ह अरे। प्रश्न 4, पाठ में प्रयुक्त विभिन्न कारकों का एक एक वाक्य छांटकर उनसे कारक और कारक चिन्ह चुनकर लिखिए। जवाब, वाक्य पत्नी की मृत्यु के बाद एक टूटन आ गई थी। कारक, कारक चिन्ह की। कारक संबंध कारक। पिताजी ने आंदोलनों में भाग लेने से रोका। कारक चिन्ह में। कारक अधिकरण कारक। ओह, तो यह बात है। कारक चिन्ह ओह, कारक संबोधन कारक। नेत्रहीनों के चमत्कार हमने बहुत देखे हैं। कारक चिन्ह के, कारक
संबंध कारक। पिताजी ने मुझे डांटा और रोका। कारक चिन्ह ने, कारक कर्ता कारक। मैंने शरद चंद्र को बाद में पढ़ा। कारक चिन्ह को, कारक कर्म कारक। उपयोजित लेखन। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इस पर आधारित ऐसे 5 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर एक एक वाक्य में हो। परिच्छेद है, विख्यात गणितज्ञ सीवी रमन ने छात्रावस्था में ही विज्ञान के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का सिक्का देश में ही नहीं विदेशों में भी जमा लिया था। रमन का एक साथी छात्र ध्वनि के संबंध में कुछ प्रयोग कर रहा था। उसे कुछ कठिनाइयां प्रतीत हुई, संदेश हुए। वह अपने अध्यापक जोन्स साहब के पास गया। तुरंत वह उसका संदेह निवारण न कर सके। रमन को पता चला तो उन्होंने उस समस्या का अध्ययन मनन किया और इस संबंध में उस समय के प्रसिद्ध लॉर्ड रेले के निबंध पढ़े और उस समस्या का एक नया ही हल खोज लिया। यह हल पहले हल से सरल और अच्छा था। लॉर्ड रेले को इस बात का पता चला तो उन्होंने रमन की प्रतिभा की भूरी भूरी प्रशंसा की। अध्यापक जोन्स भी प्रसन्न हुए और उन्होंने रमन से इस प्रयोग के संबंध में लेख लिखने को कहा। रमन ने लेख लिखकर श्री जोन्स को दिया, पर जोन्स उसे जल्दी लौटा न सके। कारण संभवतः यह था कि वह उसे पूरी तरह आत्मसात न कर सके। तो इसका जवाब है प्रश्न क्रमांक 1, विज्ञान के क्षेत्र में देश में ही नहीं विदेशों में भी बचपन में अपना सिक्का किसने जमा लिया था। 2, रमन का साथी किसके संबंध में प्रयोग कर रहा था। प्रश्न 3, रमन ने समस्या के संबंध में किसका निबंध पढ़ा। 4, रमन की प्रतिभा की प्रशंसा किसने की। 2, अंतर्जाल से मेक इन इंडिया योजना संबंधी जानकारी प्राप्त करके इसे बढ़ावा देने हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। मुद्दे, मेक इन इंडिया, क्षेत्र, उद्योग धंधे, लाभ, राजस्थान। उत्तर, इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। पाठ 10वां, बूढ़ी काकी। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1, स्वभाव के आधार पर पात्र का नाम। 1, क्रोधी रूपा। 2, लालची बुद्धिराम। 3, शरारती दोनों लड़के। 4, स्नेहिल लाडली। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। बूढ़ी काकी को ललचाने वाले व्यंजन। कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, रायता, मसालेदार तरकारी। प्रश्न 3, बुद्धिराम का काकी के प्रति दुर्व्यवहार दर्शाने वाली 4 बातें। जवाब, बूढ़ी काकी की संपत्ति अपने नाम लिखाते समय किए गए लंबे चौड़े वादों को बुद्धिराम द्वारा न निभाना। बूढ़ी काकी को भरपेट भोजन न देना। भोजन कर रहे मेहमानों के बीच रेंगती हुई बूढ़ी काकी के पहुंच जाने पर बुद्धिराम द्वारा निर्दयतापूर्वक पकड़कर उनकी कोठरी में ले जाकर पटक देना। बूढ़ी काकी के व्यवहार से रुष्ट होने के कारण तिलक उत्सव में सभी मेहमानों और घरवालों के भोजन कर लेने के बाद भी बुद्धिराम द्वारा उन्हें खाने के लिए न पूछना। प्रश्न 4, कारण लिखिए। 1, बूढ़ी काकी ने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। कारण, बूढ़ी काकी के परिवार में अब एक भतीजे के सिवाय और कोई नहीं था, इसलिए उन्होंने भतीजे के नाम सारी संपत्ति लिख दी। 2, लाडली ने पूड़ियाँ छिपाकर रखी। कारण, लाडली उन पूड़ियों को बूढ़ी काकी के पास ले जाना चाहती थी।
ताकि वे उन्हें खा सके। 3. बुद्धिराम ने काकी को अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। कारण, बूढ़ी काकी रेंगती हुई भोजन कर रहे मेहमान मंडली के बीच पहुंच गई थी। इससे कई लोग चौंकर उठ खड़े हुए थे। बुद्धिराम को इससे गुस्सा आया और उसने काकी को वहां से उठाकर कोठरी में ले जाकर धम से पटक दिया। 4. अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे। कारण, अंग्रेजी पढ़े नवयुवक उदासीन थे क्योंकि वे गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। प्रश्न 5वां, सूचना के अनुसार शब्द में परिवर्तन कीजिए। बच्चा, विलोम शब्द बूढ़ा, लिंग बच्ची, पर्यायवाची बालक, बहुवचन बच्ची। अभिव्यक्ति, बुजुर्ग आदर सम्मान के पात्र होते हैं, दया के नहीं। इस सुवचन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, हमें यह बात याद रखनी चाहिए कि आज जो व्यक्ति बुजुर्ग है वह हमेशा बूढ़ा और असहाय नहीं था। वह भी पहले युवा था। उसने अपने परिवार का पालन पोषण और उसकी देखरेख की थी। उसने तरह तरह की समस्याओं का सामना किया था और उन्हें अपने तरीके से हल किया था। उसे जीवन जीने का अनुभव है, लेकिन वृद्ध हो जाने पर किसी परिवार में बुजुर्गों को किनारे कर दिया जाता है। उनकी सलाह या सुझाव का कोई महत्व नहीं दिया जाता। इस तरह के व्यवहार से बुजुर्गों को अपने सम्मान पर ठेस लगती महसूस होती है। किसी परिवार में तो बुजुर्ग के खाने पीने की भी किसी को चिंता नहीं रहती। घर के लोग अपने में मगन रहते हैं और बुजुर्गों का कोई ख्याल नहीं रखता। बुजुर्गों को खाने पीने के लिए उनका मुंह ताकना पड़ता है। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हम इन बुजुर्गों की संतान हैं। उनको पर्याप्त सम्मान देना और उनकी हर प्रकार से देखरेख करना हमारा फ़र्ज़ है। बुजुर्गों की प्रसन्नता और उनके आशीर्वाद से ही परिवार फूलता फलता है और खुशहाल रहता है। इसलिए बुजुर्गों को हमें सदा आदर सम्मान देना चाहिए और उनकी देखरेख करनी चाहिए। भाषा बिंदु। प्रश्न 1, निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए। अनुक्रमांक 1, मूल क्रिया भूलना, प्रथम प्रेरणार्थक रूप भुलाना, द्वितीय प्रेरणार्थक रूप भुलवाना। पीसना, पिसाना, पिसवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना। तोड़ना, तुड़ाना, तुड़वाना। बेचना, बेचाना, बेचवाना। कहना, कहलाना, कहलवाना। नहाना, नहलाना, नहलवाना। खेलना, खिलाना, खेलवाना। खाना, खिलाना, खिलवाना। फैलना, फैलाना, फैलवाना। बैठना, बैठाना, बैठवाना। लिखना, लिखाना, लिखवाना। जुटना, जुटाना, जुटवाना। दौड़ना, दौड़ाना, दौड़वाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। जीना, जिलाना, जिलवाना। प्रश्न 2, पठित पाठों में से किसी 10 मूल क्रियाओं का चयन करके उनके प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप निम्न तालिका में लिखिए। चलना, चलाना, चलवाना। देना, दिलाना, दिलवाना। मिलना, मिलाना, मिलवाना। पीना, पिलाना, पिलवाना। घुसना, घुसाना, घुसवाना। बोलना, बुलाना, बुलवाना।
ढूंढना, ढूंढाना, ढूंढवाना, रखना, रखाना, रखवाना, लगना, लगाना, लगवाना, करना, कराना, करवाना। उपयोजित लेखन। मेरा प्रिय वैज्ञानिक विषय पर निबंध लेखन कीजिए। मेरा प्रिय वैज्ञानिक। उत्तर, यूँ तो दुनिया में एक से एक बड़े वैज्ञानिक है, पर मेरे प्रिय वैज्ञानिक तो सर जगदीश चंद्र बोस ही है। सर जगदीश चंद्र बोस की बात ही निराली है। उन्होंने यह सिद्ध करके बता दिया कि पेड़ पौधे भी हमारी तरह सांस लेते हैं और उन्हें पानी और भोजन की आवश्यकता होती है। उनमें भी जान होती है। यदि पेड़ पौधों को सताया या कष्ट दिया जाए तो वे बीमार हो जाते हैं और उनकी प्रकृति में विरुद्ध के उन्हें भोजन दिया जाए अथवा जहरीला रसायन दिया जाए तो वे मर जाते हैं। वैसे पेड़ पौधों के संपर्क में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होता है कि पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाने या विषैले पदार्थों के संपर्क में आने से वे क्षतिग्रस्त या मृत हो सकते हैं। पर इस बात को सिद्ध किया था सर जगदीश चंद्र बोस ने। अपने शोध को सिद्ध करने के लिए उन्होंने खुद चुंबकीय क्रिस्कोग्राफ नामक यंत्र तैयार किया। उन्होंने इस यंत्र की सहायता से सबके सामने अपने प्रयोग से यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और प्राणियों की तरह उनमें भी विभिन्न क्रियाएं होती है। इस प्रकार के सूक्ष्म रहस्य का उद्घाटन करने वाले वे पहले वैज्ञानिक थे। वे सच्चे अर्थों में एक महान वैज्ञानिक थे। ऐसे महान वैज्ञानिक पर हमें गर्व है। कविता क्रमांक 11, समता की ओर। स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन। प्रकृति में, धरती पर। प्रकृति द्युतिहीन हो गई है। धरती पर कुंजटिका छाई हुई है। प्रश्न 2. जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी और दीन दरिद्र। धनी वे रंगीन कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं। दीन दरिद्र इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। धनी ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं। दीन दरिद्र ये फूटे टूटे घरों में रहते हैं जहां हमेशा उदासी छाई रहती है। प्रश्न 3. तालिका पूर्ण कीजिए। ऋतुएं, अंग्रेजी माह, हिंदी माह। जैसे कि 1 नंबर वसंत, अंग्रेजी माह मार्च अप्रैल, हिंदी माह चैत्र बैसाख। 2. ग्रीष्म, अंग्रेजी माह मई जून, हिंदी माह ज्येष्ठ आषाढ़। ऋतुएं, वर्षा, अंग्रेजी माह जुलाई अगस्त, हिंदी माह श्रावण भाद्रपद। ऋतुएं 4. शरद, अंग्रेजी माह सितंबर अक्टूबर, हिंदी माह आश्विन कार्तिक। ऋतुएं हेमंत, अंग्रेजी माह नवंबर दिसंबर, हिंदी माह मार्गशीर्ष पौष। ऋतुएं शिशिर, अंग्रेजी माह जनवरी फरवरी, हिंदी माह माघ फाल्गुन। प्रश्न 4. निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार, रचनाकार का प्रकार, पसंदीदा पंक्ति, पसंदीदा होने का कारण, रचना से प्राप्त संदेश। उत्तर, रचनाकार का नाम मुकुटधर पांडे। रचनाकार का प्रकार, नई कविता। पसंद की पंक्तियाँ, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा भाई, पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। पसंद होने का कारण, जन्म से सभी मनुष्य एक जैसे होते हैं,
ऊंच नीच, बड़ा छोटा, धनवान गरीब, तो मनुष्य अपनी अपनी उपलब्धियों से बनता है। मनुष्य को आपस में भाई भाई का नाता है। प्रस्तुत पंक्तियों में कहा गया है कि मनुष्य आपस में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। रचना से प्राप्त संदेश: सभी मनुष्य समान होते हैं, कोई अपने को बड़ा या छोटा न समझे। मनुष्य को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। 5. अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला संदेश लिखिए। उत्तर: कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। उपयोजित लेखन: विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग विषय पर 80 से 100 शब्दों में निबंध लिखिए। विश्व बंधुता वैज्ञानिक प्रगति और उपलब्धियों के बल पर आज विश्व सिमटकर बहुत छोटा हो गया है। विभिन्न देशों के लोग आज एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं। किसी भी देश में कोई घटना होती है तो उससे दूसरे देश भी प्रभावित होते हैं। आज लोगों का एक दूसरे के देशों में आना जाना और व्यापार व्यवहार बहुत सुलभ हो चुका है। लोगों में आपसी प्रेम भाव भी बहुत है, पर कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जिनके कारण लोगों के बीच वैसा सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा है जैसा होना चाहिए। इसके कारण कई देशों में अशांति का वातावरण है। आतंकवाद और युद्ध का भय उनमें से एक है। विश्व में लोगों में आपसी भाईचारे के प्रयास पहले भी होते रहे हैं और आज तो बहुत तेज़ी से जारी है। आज के युग में विश्व बंधुता की सबसे अधिक आवश्यकता है। आज विश्व विस्फोटकों के ढेर पर बैठा हुआ है। तरह तरह के विनाशक अस्त्र शस्त्रों का भय लोगों को सता रहा है, जिसकी चपेट में सारा विश्व आ सकता है। इसलिए आज सभी देशों के बीच आपसी प्रेम भाव और सहाय की अत्यधिक आवश्यकता है। इस बात को अब सभी देश समझने लगे हैं और इस दिशा में प्रयास भी शुरू हो गए हैं। विश्व बंधुता की भावना से ही विश्व में शांति और सहाय स्थापित हो सकता है।